नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम नरेंद्र मोदी के बुलावे पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का दिल्ली में बातचीत की टेबल पर चले आना कोई सामान्य घटना नहीं। केंद्र सरकार, खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ जिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने आग उगली हो, उनका बातचीत के लिए राजी हो जाना वाकई में आश्चर्यजनक है। घंटों तक मीटिंग होती रही। फिलहाल अपडेट बता देते हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं, गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं। तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेट हुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, जो आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर, कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला, तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मेरी जानकारी, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मल सी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है। आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू कश्मीर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। होनी चाहिए, हमारी भी वही पहली मांग थी, सबने उस पर बल दिया। कारगिल को और लद्दाख को और इस तरह पूरा एरिया है, उसको लेके आप लोगों ने नहीं, देखो उसके बारे में मैंने पूछा था अपने क्वेश्चन में कि उसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि लद्दाख का, लेह और कारगिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उसका मतलब यही है कि उस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, बुलाया नहीं था। ये जो आजाद साहब, कांग्रेस की जो 5 डिमांड आपने बताया, बाकी और पार्टियां, कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी? आपने जो नहीं, अब मैं थोड़ी ये कहूँगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें थी। ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया।
महबूबा जी ने हालांकि, और सब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और इशू भी सबका एक ही कारण था। तो आपने सुना रविंद्र रैना को, आपने सुना गुलाम नबी आज़ाद को। कुल मिलाकर घंटों तक चली इस बैठक के बाद गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से ये कहा गया है कि भाई स्टेटहुड को लेकर और इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि हम वचनबद्ध हैं, हम ये पहले ही करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से पूरा प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हम ये करेंगे। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या वो संतुष्ट है इस बैठक में, जो भी सवाल जवाब हुए, जो भी आप लोगों को आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों काम हो नहीं जाते तब तक संतुष्टि नहीं कही जा सकती है, इंतजार करना होगा उस पल का। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं सीधा आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम छाबड़ा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ पीडीपी के पूर्व एमएलसी एमआर कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं एमआर कुरैशी साहब आप ही से करना चाहूंगी। घंटों तक चली इस बैठक में, इस बातचीत में, अब ये जो तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? क्या कहेंगे इस बैठक के खत्म होने के बाद? बल्कि आपकी इस चैनल के माध्यम से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ये चैनल में इसमें हमारी बात कर पा रहे हैं। सब जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदों के साथ, ऑल पार्टी का जो कुल जमाती मीटिंग थी, इसको एक वेलकम स्टेप माना जाता है। और हम समझते हैं कि इसमें बहुत कुछ कहते कि भाई आएगा सामने, जाहिर आएगा। जिस तरह से अभी आजाद साहब की स्टेटमेंट आई है या बाकी स्टेटमेंट आई है, उनसे तो ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम स्टेटहुड को वापस करने के लिए वादाबद्ध है। वो तो पार्लियामेंट ने कहा भी था। मेरा इसलिए इस ऑल पार्टी मीटिंग को कहना ये मानना है कि देर आए कि दुरुस्त आए, लेकिन लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जम्मू एंड कश्मीर अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो वाजपेयी जी का नारा था या उनका स्लोगन था, कश्मीरियत, इंसानियत एंड जमहूरियत, उसके बेस पर आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पहल की है तो हम उसको वेलकम मानते हैं। लेकिन 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन जो है, जब तक वापस नहीं होती तो सब जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। आप ये नहीं हम कहते हैं कि भाई आप मैटर सुप्रीम कोर्ट में फैसला ना हो, गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट वापस करना चाहे, बहाल करना चाहिए, कोई रास्ता निकाले तो उसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। मेरा ये मानना है कि डिलिमिटेशन और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, पॉलिटिकल पार्टियां कभी डरती नहीं है। इलेक्शन को पार्टिसिपेट करने से कोई ग्रेज नहीं करता। हमारे लीडर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का मानना था, ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से। तो आज अगर बातचीत की तो हमारी लीडर जो है वहां पहुंची हुई है, महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने जो वहां पार्टिसिपेशन की, उन्होंने जो अपना ख्यालात रखे, हम उनको वेलकम करते हैं। और गुप्तकार की जो रणनीति है उसको भी वेलकम करते हैं। और अगर जम्मू एंड कश्मीर को 5 अगस्त के बाद देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को उतना कुछ नहीं मिल पाया जितने के तारे दिखाए गए थे आसमान से तोड़ के लाने की। आज ये कह देना कि इंटरनेशनल लेवल के लिए या नेशनल लेवल के लिए कि भाई चलिए, तमाम परिस्थितियों के बीच कम से कम 2 साल के बाद ये जो पहल हुई, सकारात्मक पहल, तो आप इसे मानेंगे ना? उम्मीद की किरणें तो जगेगी ना? मैं माने एक बात मैं आपसे शिल्पा जी में एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात हम वेलकम करें, तो बहुत अच्छी बात। डायरेक्ट मैंने जैसे मुफ्ती साहब का स्लोगन आपको बताया कि ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से, बोली मीन डायलॉग से। मेरा ये मानना है कि आज की हमारी जमात का भी मानना, हमारी लीडर का भी मानना है कि अगर डायलॉग कुछ और लेवल पर करके जिस तरह से आज किया गया है, अगर ये इस तरह से डायलॉग 5 अगस्त से पहले भी किए जाते, नहीं हुए, हम कहते हैं कि जो आ गया हो गया। लेकिन अब भी हमारी जो पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर के अवाम की जो मंशा है वो यह है कि 5 अगस्त की पहली पोजीशन जो हमें बात करें, अब डिलिमिटेशन की तरफ से क्यों करना चाहते हैं?
डिलिमिटेशन में कुछ उसमें खामियां भी हैं और कुछ उसमें आकांक्षाएं भी है। चलिए, लोगों ठीक को है सर। खदशात है, वो खुद पैदा किए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और इन लोगों को दूर करने चाहिए ठीक है। डिलिमिटेशन के बारे में। बाकी यहाँ तक रहा कि ये वेलकम स्टेप है, हम कहते हैं डायलॉग से ही बात बनेगी। ठीक है, शिवम छाबड़ा कश्मीर हमारे का साथ बीजेपी मामला प्रवक्ता नहीं, जुड़े हुए हैं। कश्मीर की शिवम कौन जी, सी बातें? आज की बैठक, आज की लंबी बातचीत जम्मू कश्मीर को किस तरफ आगे ले जाती हुई, किस रास्ते पर आगे राह दिखाती हुई? देखिए, बहुत सकारात्मक पहल है और जैसा कि आदरणीय गुलाम नबी जी ने भी इस बात को कहा कि सरकार लगातार बातचीत करने की भी इच्छुक थी, लेकिन कोविड की स्थिति को देखते हुए लगातार ये बातचीत डिले हो गई। मुझे लगता है कि एक जिस प्रकार की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई थी और कहीं ना कहीं 370 को लेकर के एक द्वंद्व फैलाया गया, एक भ्रम फैलाया गया पूरे देश भर में, उसको बस्ट करने के लिए ये इस प्रकार की आपसी बातचीत और डायलॉग बहुत आवश्यक था। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपोजिशन पार्टी के जितने लीडर वहाँ मौजूद थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य दल कोई भी हो, सभी ने इसको बहुत वेलकम किया है। और मुझे लगता है कि लगातार इस प्रकार का डायलॉग अगर चलेगा तो निश्चित रूप से वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत सकारात्मक होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। और निश्चित रूप से जो सरकार का एजेंडा है कि जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर जो आज तक हम कह सकते हैं कि विकास के एजेंडे से कहीं ना कहीं डिरेल हो चुका था और कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी पे लिस्ट पर नहीं था, स्पेशल स्टेटस निश्चित था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि विकास की धारा से वो कहीं परे हट चुका था और कहीं ना कहीं वहाँ का जो हम कह सकते हैं कि एजेंडा था, जो वहाँ का एक अलग सा एक स्टेटस था, उसने नुकसान निश्चित रूप से काफ़ी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सभी पहलुओं पर लगातार अगर वहाँ के राजनीतिक जो वहाँ की पार्टियां हैं आपस में बैठ करके चर्चा करेंगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव माहौल हम जम्मू कश्मीर में स्थापित कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, ठीक है। ठीक है, विंग कमांडर हमारे साथ है अनुमा आचार्य जी भी जुड़ी हुई है। अनुमा जी, आप इस पूरे प्रकरण को, इस बैठक को, इस बातचीत को कश्मीर के मसले पर किस तरह से देख रही है, क्या उम्मीदें जग रही है? मैं तो कहूंगी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि यही काम जो था ये जुलाई 2019 में हो सकता था। उसके लिए पूरी जनता को, कश्मीर की जनता को इतने ग्रिल के अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। बातचीत ही तो करनी थी ना, तो बातचीत कर लेते। उसके लिए अलोकतांत्रिक तरीका अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो 6 अगस्त 2019 का स्टेटमेंट है वो भी यही है कि जो अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ और स्टेटहुड जो है वो आना चाहिए वापस, ये सबकी रिक्वायरमेंट है। अपने गुलाम नबी आजाद साहब को सुना है, उन्होंने कहा है कि भाई बातचीत जहां तक है बातचीत ठीक है, लेकिन जब यहाँ लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, प्रजातंत्र बहाल हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, जनप्रतिनिधि आ जाएंगे, तो उन सब चीजों के लिए लोगों के ऊपर आस्था जगाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। काम अच्छा हुआ, ये डायलॉग की जरूरत थी, सरकार की पहल का आप लोग स्वागत तो करेंगे ना, वेलकम तो करेंगे ना, तारीफ तो करेंगे ना? सुना ना, आपने सुना ना मेरा, मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा कदम है, बहुत लेट है, बहुत लेट है, लेकिन ठीक है। उसका भी कारण बताया गया कि कोविड की वजह से पूरा प्रोसेस डिले हो गया। आपको लगता है कि ये एक पैलेटेबल कारण है? मुझे नहीं लगता ये पैलेटेबल कारण नहीं है। ये एक ऐसा कारण है कि कारण बताना है। अभी भी क्या कोविड काल खत्म थोड़ी हुआ है? तो ये पिछले साल भी हो सकता था। इसी तरह से पिछले साल भी एक समय ऐसा था कि जब इसी तरह से जितने संक्रमण आज हो रहे उतने हो रहे थे। तो ये नियत की बात होती है और इस चीज की भी बात होती है कि सरकार को समझ में आए कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अलग अलग देशों से जो हमारे बारे में बातचीत हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके बारे में 2-3 बार चर्चा हुई, क्या ये वो तो नहीं है, उसका दबाव तो नहीं है? एक सोचने में जरूर आता है, पर फिर भी जो है डायलॉग का होना एक अच्छी बात है। और अनुमा जी, क्या सिर्फ स्टेटहुड और इलेक्शन ही आपके 2 मुद्दे थे जो इस बैठक में आप लोगों की पार्टी की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से जो रखे गए होंगे, या इसके अलावा भी कोई मसला था? मसला और कोई नहीं है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो इतिहास में जाकर देखेंगे, नेहरू जी ने पहले ही कहा था कि ये अपने आप इरोड हो जाएगी,
ये जो 370 है ये अपने आप इरोड हो जाएगी। और उस समय जिस समय ये धारा बनी थी उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटीग्रल पार्ट थे कैबिनेट के। तो जब वल्लभ भाई पटेल जी के सामने ये सारी चीजें तय हुई थी और जब सबने सिग्नेचर किए थे तो ही वाज आल्सो अ सिग्नेटरी, उन्होंने भी सिग्नेचर किए थे। तो ये धीरे धीरे करके 1950, 52, 54 में अलग अलग चीजें, मतलब एक तरह से धारा 370 का बहुत कम हिस्सा रह गया था, ये ज्यादातर हिस्सा इसका एब्रोगेट हो चुका था। और धारा 370 पर मैम ईमानदारी से जरा अगर आप जवाब दे पाए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? धारा 370 वहां से हटा दी गई है, क्या आप लोग चाहते हैं कि बहाल हो या नहीं, हाँ या ना? देखिए मैं आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो स्ट्रेट स्टेटमेंट है सीधा, क्योंकि देखिए पार्टी के तो बयान कभी नितिन गडकरी जी कुछ कहते हैं, कोई बीजेपी का नेता कुछ कहता है, लेकिन बयान वो होता है जो पार्टी की तरफ से आता है। पार्टी का बयान बहुत साफ है, स्पष्ट है और हम उसी के साथ जाएंगे। पार्टी केवल प्रजातंत्र की बहाली की और इलेक्शन की जल्दी से जल्दी होने की मांग कर रही है, बाकी पार्टी की तरफ से और कोई मांग नहीं है। दो मुद्दे थे आपके, एक इलेक्शन मुद्दा और एक स्टेटहुड का मुद्दा, और ये दोनों मुद्दे आज रखे गए। हाँ, एक मुद्दा और है, क्या मैम? तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान से एक तो ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ आतंकवाद बंद करो और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने की बात करनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा ऐसे नहीं है, पर ये एडिशनल इसके साथ हम कह सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान से बात की बात आप भी कह रहे हैं? नहीं, आप गलत समझ गई। हाँ, कश्मीर के मुद्दे पे तो बात ही नहीं है, कश्मीर के 370 के मुद्दे पे बात नहीं है, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद बंद करने के मुद्दे पर आप लोग चाहते हैं कि बात आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, और पीओके के मसले पर चलिए, ठीक है मैम, क्लियर करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ लगातार और भी खास मेहमान जुड़े हुए, रवि पाराशर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है। रवि जी, आज की इस बैठक को लेकर और जो तमाम प्रतिक्रियाएं इस बैठक के बाद सामने आ रही है, क्या कहता है आपका आंकलन? किस तरफ ये मसला जाता हुआ? नए कश्मीर की नई सुबह क्या आने वाली है? बिल्कुल शिल्पा जी, ये एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। इतिहास में अगर हम झांकने की बात करेंगे तब तो फिर बहुत वक्त ज़ाया होगा। और अभी जो पटेल और नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उदाहरण दिया गया, तो बहन जी को ये भी याद होगा कि कश्मीर को लेकर के पटेल और नेहरू के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो गए थे कि पटेल ने अपना इस्तीफा बाकायदा एक पत्र के जरिए सौंप दिया था। बहरहाल बहुत लंबी बात हो जाएगी, उदाहरण के साथ बताइए, इस तरह से नहीं, लंबी बात हो जाएगी। मैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें तो ज्यादा बेहतर है, उसी पे बात करेंगे। वो मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे बात कर लूंगा। असल में आज जो बात होनी चाहिए वो बात हम करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपसे यहाँ चैनल से नंबर लेके आपसे बातचीत कर लूंगा। ये बिल्कुल शिल्पा, ये एक बहुत जमहूरियत की, ये गर्मी के मौसम में मुझे लग रहा है कि जमहूरियत की जो खिड़की खुली है उससे पुरसुकून कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की फ़ज़ा में बहुत ठंडी और ताज़ी हवा आने की एक शुरुआत का संकेत, ये स्पष्ट संकेत है। और अभी हमने जो बैठक के बाद जो शामिल रहे नेता, उनके जो बयान सुने, गुलाम नबी आज़ाद का सुना और रैना साहब का सुना, उससे लगता है कि बिल्कुल कोई मतभेद पूरे 14 नेताओं में उभर कर नहीं आए और एक कंसेंसस इस तरह की बनी कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया जाएगा। का जो पहिया जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ था उसे बाहर निकालने की कोशिश, बिल्कुल उसे बाहर निकालने की कोशिश और सकारात्मक कोशिश। लेकिन अभी देखिए, अभी हमने बहुत सारे नेताओं के बयान नहीं सुने। अभी हमने वामपंथी जो नेता हैं यूसुफ तारिगामी, उनका बयान नहीं सुना। अभी हमने प्रवक्ता तो हैं पीडीपी के, लेकिन पीडीपी की नेत्री जो हैं, जो बैठक में थी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान नहीं सुना है। अभी भी जो हमने हमारे मेहमानों के साथ जो बातचीत मैंने कम से कम सुनी है, उससे जो 2-3 निष्कर्ष इस समय मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं उनका जिक्र कर लूं। कि एक तो बात ये कही गई कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाला स्टेटस बहाल कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू होने वाला है। 5 अगस्त 2019 से पहले वाला स्टेटस, ये बड़ा वेग स्टेटमेंट है। इसका एक मतलब तो ये है कि लद्दाख को भी पॉलिटिकल प्रोसेस में जो पूर्ण राज्य की बात हो रही है तो लद्दाख को भी शामिल किया जाए। दूसरा ये है कि जो बहुत टेक्निकल विषय में नहीं जाते, दूसरा ये है कि जो पीआरसी वाला जो मामला था वहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा आम आवाम को वहाँ की और शेष भारत के लोगों को चुभता था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट वाला मामला, मुझे लगता नहीं है कि
वो जो स्थितियां थी वो बहाल हो जाएंगी। शिल्पा, आपको पता होगा कि जिन लोगों के पास 5 अगस्त 2019 से पहले पीआरसी नहीं होता था, वो लोकसभा चुनाव में तो वोटर होते थे, राज्य विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते थे। वे आईएएस तो बन सकते थे केंद्रीय सेवा की सर्विसेज में, लेकिन राज्य की जो सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उनमें नहीं जा सकते थे, और बहुत सारी एनोमलीज थी, उसकी बात न करें। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो एक शुरुआत हुई है, एक सकारात्मक शुरुआत हुई है, और इसको सभी स्टेक होल्डर्स को, और अभी मुझे लगता है कि कई खिड़कियां और खुलेंगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत हुई है। अभी आपने देखा कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, केंद्र सरकार मुझे लगता है उनको भी भरोसे में लेगी, और न केवल कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीरी आवाम, चाहे वे वहाँ पर्यटन उद्योग को चलाने वाले टैक्सी वाले हों, शिक्षा वहाँ का जगत हो, उद्योग जगत हो, उन सबसे भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार बातचीत करेगी जरूर। चलिए ठीक है, कश्मीरी एक्सपर्ट हमारे साथ अनूप कौल जी भी जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपकी क्या राय है? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर को, वहां की जनता को कुछ हद तक राहत मिलने वाली है? ये राजनीतिक गतिरोध खत्म होने वाला है? कम से कम उसकी शुरुआत तो हो गई है। नमस्कार जी। जी सर। मैंने परसों भी मैंने ये बताया था कि ऐसे लोगों को तो चर्चा के लिए बुलाने नहीं चाहिए था। वैसे इनको आपने जबरदस्ती एक वो जमीन दे दी जिस जमीन की इनको चिंता थी, एक वो जगह दे दी जिस जगह के लिए ये तरस रहे थे, क्योंकि इनको हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर नहीं है। बेशक कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर आ गया है, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर नहीं है। क्या ये उसकी शुरुआत है? समझने वाली बात है ये, क्योंकि इन लोगों की जो मनुस्थिति है, चाहे वो महबूबा हो, चाहे वो फारूक साहब हो, एक को पाकिस्तान चाहिए, एक को चाइना चाहिए। हिंदुस्तान किसको चाहिए? हिंदुस्तान वहाँ की आवाम को चाहिए। बात करनी थी तो वहाँ की आवाम से बात करिए। ये चंद परिवार जो वहाँ पे जो लूट बता रखी जिन लोगों ने पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से इन्होंने लूट बचा के रखी है, इनको नजरअंदाज कर देना चाहिए था। इनको क्या चाहिए? फारूक अब्दुल्ला को अभी आप कल जो है बोल दो कि भाई तुमको तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने जा रहे हैं, देखिए आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। महबूबा को बोल दो जी हम तुमको जो उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान तो सिर्फ बातचीत से ही संभव लगता है ना। किनसे कौल साहब? बातचीत किससे करोगे? क्या इनसे बातचीत करोगे जिनके पास को है ही नहीं? इनका जनाधार नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ ठीक है, कुरैशी साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। इन परिवारों ने हमको लूटा। हाँ। वहाँ की जनता समझ गई है। अरबों खरबों रुपए हिंदुस्तान का जो है वहाँ गया कश्मीर में। हाँ। सबसे ज्यादा जो है बजट कश्मीर के अंदर होता था पूरे। तो आपके मुताबिक ये बैठक होनी ही नहीं चाहिए थी? आपके मुताबिक इन लोगों को इनवाइट किया ही नहीं जाना चाहिए था? करो ना, जो वहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, जो वहाँ पे, यानी कि वहाँ के लोगों के साथ बातचीत की शुरुआत आप चाहते थे। चलिए ठीक है, कुरैशी साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। कुरैशी जी ठीक है, सुन लेते हैं। कौल साहब अब जरा कुरैशी साहब को सुन लेते हैं। पीडीपी का पक्ष रखने के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा उनकी सुन लेते हैं। बोलिए सर। हाँ, मैं शिल्पा जी एक बात कहना चाहता हूँ कि नीम और मैं कौल साहब की बात पर नहीं एतराज करता, इनकी मानसिकता पर एतराज कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये इस तरह के एडवाइजर जो आपने कहा कि कश्मीर के एडवाइजर हैं, उनके जो रखते हैं गहरी नजर, अगर कौल साहब ऐसी गहरी नजर रखते हैं तो हमारा मानना ये है कि 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन के बाद जब पार्लियामेंट में कहा गया ये तो नहीं है, आज मुझे नहीं देना चाहिए थी ये बातें, इन्होंने एक बात छेड़ी कि इन्होंने लूटा। देखिए, आप बेटा बाप बेटी के नाम से बातें, अगर पुरानी बातें करें तो आज ये ऑल पार्टी डेलीगेशन को बुलाया गया है। ये कोई खुद बखुद तो नहीं के लोग, मेरे एक्सपर्ट साहब, कौल साहब, पहले पंचायत को लूटा नहीं है देने वाले। अरे इनका पूरा इतिहास देखो ना, इन लोगों ने किसने नहीं लूटा? आप लूट गए तो आपने कुछ नहीं बताया।
आप दूसरी तरफ गाड़ी कर रहे हो। उसके बाद आपने आप और हम एक ही है। चाहते ना उसके बाद आप और हम एक ही है, हम दोनों लुटे हुए हैं। हम वहाँ की आवाम है, हम नेता नहीं है वहाँ के। इन नेताओं ने लूटा है हमको, उसमें आपको भी लूटा है, हमको भी लूटा है। बातें मत करो, ये जो बातें आप करते हो ना, इसी वजह से कश्मीरी पंडित को नुकसान हुआ। हम अपने नहीं चाहते, कश्मीरी पंडित हमारा देश का हिस्सा, कश्मीरियत का हिस्सा है और कश्मीरी अरे आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन आप लोग मैं कह रहा हूँ आपको भी लूटा है, हमको भी लूटा है। जो बम्बे में हमारी बात में आवाम को लूटा है। आप एडवाइस मत दो। किसने आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप। इन लोगों ने हम सबको लूटा है। किन लोगों ने लूटा है? कौन साहब क्या कहना चाहते हैं? किनके ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं? किन लोगों ने लूटा है? अब्दुल्ला परिवार है, ये जो मुफ्ती परिवार है, ये सब लोगों ने जो लूटा है इन्होंने हमको। की बातें मत करो। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को ये नहीं कहना चाहते। जम्मू और कश्मीर की आवाम की बात करते हैं, उसमें डोगरा भी है। आवाम से बात करो ना, वही कह रहा हूं मैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज ही अगर नेता है तो जाहिर तौर पर इन नेताओं से तो बात करेंगे ना। इसलिए इन लोगों को इनवाइट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि भाई वहाँ की स्थिति आप लोगों को संभालनी है, वहाँ लोगों की। ठीक है कुरैशी साहब फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटूंगी। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई है मेरे तक। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले उमर अब्दुल्ला इस समय कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है और उसके लिए जो कदम वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही समझें, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला को, कह रहे थे कि जो एक विश्वास की डोर थी कश्मीर के बीच में और वज़ीर आज़म के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, वो कहीं ना कहीं टूटी है। इसके अलावा और भी तमाम मसलों पर वो अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर 370 और 35 की तरफ उनका इशारा संभव था। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज कश्मीर पर महामंथन चलता रहा, कई घंटों की लंबी बातचीत हुई। अब एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमने रविंद्र रैना को सुना, हमने गुलाम नबी आज़ाद को सुना, आपसे थोड़ी देर पहले हमने उमर अब्दुल्ला को भी सुना। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब इस बैठक के बाद मैम क्या उम्मीदें लगाई जाए? क्या जमहूरियत और कश्मीरियत की जीत की शुरुआत इसे देखा जाए? जो बर्फ पिघली है ये कह सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि कितने जल्दी दोबारा से प्रजातंत्र बहाल होता है, कितने जल्दी इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर भावना इस तरह की रहेगी कि इनसे बात नहीं करना है, उनसे बात नहीं करना है,
तो हम लोकतंत्र की तरफ नहीं जाएंगे, हम झगड़े में आ जाएंगे। क्योंकि अगर यही सब याद करना हो तो बहुत सी चीजें याद की जा सकती हैं कि 1990 में जब वीपी सिंह और बीजेपी की सम्मिलित सरकार थी, तब कश्मीरी पंडितों के साथ मैसेकर हुआ था, जगमोहन राज्यपाल थे। तो ये सब ये दिन नहीं है वो याद करने का। इस समय जिस तरह से सरकार को जो करना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए कि बहाल करे। अब आपने सुना उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम अपना जो विरोध है वो जाहिर करते रहेंगे, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, ये भी कहा उन्होंने। तो ये 2-3 अच्छी बातें की। एक और बात मुझे जो कहनी है कि अभी जो एक 80,000 करोड़ का जो एक ये किया गया था, घोषणा की गई थी, तो उसको जम्मू कश्मीर के विकास में कितना खर्च हुआ है वो दिखना चाहिए। क्योंकि हर साल का बजट अगर 80,000 करोड़ देंगे या एक ही बार देके खत्म कर दिया तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो खर्च करना है तो वो मेजरेबल तरीके से दिखना चाहिए। तब जाके जम्मू कश्मीर की जनता जो 213 दिन उनको इंटरनेट से महरूम रखा, बच्चों की पढ़ाइयां प्रॉब्लम्स में आई, तो ये वाजिब सवाल है। हमको आस्था बढ़ानी पड़ेगी सरकार को। ठीक है शिवम छावड़ा, ये सवाल पूछा गया है आपसे, विकास का दावा तो आपकी पार्टी करती है, लेकिन विकास को धरातल पर उतारने के लिए खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये कितना बड़ा चैलेंज है, आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार? और 80,000 करोड़ के बजट का जो जिक्र अनुमा आचार्य जी करती नजर आ रही है, क्या जवाब है आपके पास? कहा ना कि हमने तो शिल्पा जी, मेरे को बड़ा अचंभित लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बौखला करके और लगातार 370 पे अपने बयान देते हैं और लगातार उसको फ्लिप फ्लॉप करते हैं। अभी मैं सुन रहा था तो बोल रहे थे कि साहब वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने, लेकिन जिस प्रकार का एक इनका एंटी सेंटिमेंट 370 की एब्रोगेशन पे था, वो मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलने की पूरा देश जानता है। और शायद आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको क्या पता क्या नहीं, आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो गलत बात आप भी मत कीजिए। अरे गलत बात अनुमा जी आप भी मत कीजिए। नहीं नाना वाली कोई बात नहीं ना, गलत बात आप भी मत कीजिए कि आप कह रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस बात का समर्थन किया था। अरे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं होंगे। ये आज की जो समस्या कश्मीर की आप देख रही है ना, ये अगर किसी की देन है तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, जो आज जम्मू कश्मीर की जनता फेस कर रही है। माफ कीजिएगा, ये दुखद है। जम्मू कश्मीर में विकास का दावा आप लोग करते हैं। सर मेरे सवाल पर आइए, सर मेरे सवाल पर आइए। किया था आप फैक्ट्स को, आप छावड़ा जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था उस पर आइए ना, विकास के मुद्दे पर आइए ना सर। जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब दीजिए सर। शिवम छावड़ा, शिवम छावड़ा, मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं सर। एक सेकंड, कांग्रेस की छोड़ दीजिए, कांग्रेस की छोड़ दीजिए सर, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की छोड़ दीजिए, डिबेट की तरह चलते हैं ना। ठीक है शिवम जी, मैंने आपसे जो सवाल किया था पहले उस पर जवाब केवल ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास, मैंने कहा कि हमने एब्रोगेशन और आपको रोकना चाहूंगी, महबूबा मुफ्ती से मैं कुछ कह रही हूँ, उन्हें सुन लेते हैं। से बात की, जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में है, नाराज है, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इनलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था।
और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हम तो आपने सुना है, महबूबा मुफ्ती को कह रही है कश्मीर के लोग गुस्से में हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 जिस तरह से हटाई गई वो असंवैधानिक थी और 370 बहाली को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बात बात पर UAPA लगा दिया जाता है, सख्ती बढ़ती जाती है। यही नहीं, रवि पाराशर जी, महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से ये दोहराती दिखी कि चाइना के साथ बातचीत संभव है, पाकिस्तान के साथ फिर क्यों नहीं? देखिए, जाहिर है कि महबूबा मुफ्ती राग पाकिस्तान अलापना यहाँ भी भूली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो बयान का एक टुकड़ा है उनका, जिसकी वजह से अब वो 2-3 दिन तक तमाम TV चैनलों पर और तमाम अखबारों में सुर्खियों में रहेंगी, चर्चा में रहेंगी। बहरहाल ये कोई बहुत ऐसा बयान भी नहीं है। भारत सरकार का जहाँ तक रुख है वो तो बहुत स्पष्ट है कि भाई बातचीत के पक्ष में भारत बिल्कुल रहा है। भारत ने बस इतना कहा है कि आप आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में उन पर लगाम लगाइए और फिर बात करिए। आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और देखिए ना, बहुत व्यावहारिक बैठक से ठीक एक दिन पहले पुलवामा में, शोपियां में, श्रीनगर में 3 आतंकी हमले हुए। वहां देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, मैं अभी सोच ही रहा था कि जैसे बाहर कोई खूबसूरत बच्चा निकलता है घर से बाहर तो माँ उसके काला टीका लगा देती है या कई बार कुछ और टोटके कर देती है जिससे कि उसको नज़र ना लग जाए। अभी तक ये जो बड़ी सार्थक सी, बहुत सकारात्मक सी जो बातचीत प्राइम मिनिस्टर के घर में दिल्ली में हुई है, उस पर अभी तक कोई टीका लगा नहीं है। आमतौर पर ऐसा पहले का इतिहास रहा नहीं है। जब भी इस तरह की कोई प्रोसेस कश्मीर को लेकर के दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में शुरू की जाती है तो हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो है वहां पर बड़ा मुंह खोलता है, विस्फोट करता रहा है, हिंसा करता रहा है। आज बड़ी सुखद सी बात अभी तक तो ये लग रही है कि इस प्रोसेस को अभी तक नजर नहीं लगी है। जहां तक पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है, जिस समय महबूबा जी पाकिस्तान का बयान पहली बार दे रही थी तो उस समय खबर आ रही थी कि इमरान खान इस्लामाबाद में ISI के हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं और 1 महीने के अंदर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ISI जो सारे बखेड़े की आतंकवाद को प्रोत्साहन भारत में देने की एक जड़ है, तमाम तरह के नकारात्मक जो काम है उनकी फंडिंग करती है, उसके मुख्यालय में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जाकर के बैठना और इधर पाकिस्तान राग कश्मीर में छिड़ना एक नए सिरे से, मुझे लगता है कि इस बारे में भी थोड़ा सा विचार विमर्श हम लोगों को करना चाहिए। शिवम जी, आज की बैठक तो सकारात्मक बताई जा रही है, लेकिन आगे बैठकों का सिलसिला ही कैसे फिर रहेगा जारी? क्योंकि 370 पर एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती साफ स्पष्ट तौर पर कहती दिखी कि भाई ये मसला तो हम छोड़ने वाले नहीं, और 370 पर बीजेपी का क्या स्टैंड है वो भी आपको पता है। ऐसे में इस टकराव की स्थिति में कब तक आप लोग खींच पाएंगे? खींचने की तो सवाल ही नहीं है भाई। हमने तो
एब्रोगेशन ऑफ 370-35 एक्ट तय कर दिया है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से और अलग नहीं रखा जा सकता है। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो कि जब देश के अंदर में विकास की धारा बह रही है और कश्मीर उससे अछूता क्यों रहे, इसका जवाब तो महबूबा मुफ्ती नहीं दे पाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ना कि उनको जो लीगल फाइट करनी है वो करें, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अपनी सरकार की एक बात बहुत स्पष्ट कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद कश्मीर के अंदर पीस एंड प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना है। यानी कि हम वहां पे शांति भी चाहते हैं और सूबे का विकास भी चाहते हैं, और लगातार उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे लगता है कि शायद अपनी चैनल की टीम को कभी आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर भेजें और वहां पर जिस प्रकार के काम मुझे लगता है कि अगस्त के बाद से हुए हैं, और मैं बधाई दूंगा वहां के प्रशासन को और शासन को, आदरणीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सर, मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था, लगातार काम हो रहे हैं। देखिए, हमने कहा डेमोक्रेसी को वहां पे इंश्योर करने का हमने काम किया। आपने कहा ना कि हमने कहा डेमोक्रेसी को इंश्योर करने का हमने काम किया। हमने वहां पे पीडीपी के डीडीसी विचार चुनाव अलग भी है। कराए, कब तक जिससे आप कि इस कहीं ना पहिए कहीं को लोगों खींच की पाएंगे? इन्वॉल्वमेंट बनी रहे। क्योंकि टकराव की स्थिति तो आज नहीं तो कल होनी है। आज हो सकता है लंबे समय के इंतजार के बाद बैठक हुई तो थोड़ा लिहाज रखा गया हो, अगली बैठकों में ना रखा जाए। खींचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं शिल्पा जी एक बात जानता हूं, कश्मीरी आवाम शांति चाहता है और विकास चाहता है। राजनीतिक दल क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ये आपने अपने चैनल पे भी दिखा करके सिद्ध कर दिया। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हमारा मकसद तो ये है कि सभी समुदाय के लोग, सभी दलों के लोग एकजुट होकर के एक मंशा से काम करें, जिससे कि एकजुट होकर एक मंशा के साथ काम करना होगा। चलिए ठीक है, अनूप कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर एक्सपर्ट। अनूप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही आवाज आ रही है। अनूप जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा बैठक होनी ही नहीं चाहिए थी, इन्हें न्योता भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। अब तो सब कुछ हो गया, बैठक भी खत्म हो गई। अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं सर? थोड़ी सी सकारात्मकता क्या अंदर महसूस हो रही है कि शायद कुछ भला हो जाए कश्मीर के लोगों का? आपने कभी देख लिया, बाहर निकलते ही सांप ने डसना शुरू कर दिया। जिनको आपने दूध पिलाया उन्होंने डसना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। वो कह रहे कि नहीं जी, जो 5 अगस्त 2019 के पहले की जो व्यवस्था थी वो लागू होनी चाहिए। 370 नहीं होना, वापस लागू करना चाहिए। ये सब चीजें आप खत्म करो, ये हो चुका है। आगे बढ़ने की बात करनी है तो आगे आवाम को, आगे वहां पे विकास को कैसे लाना है। अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे विकास की बात कर रहे थे। विकास की बात वहां पे चल रही है, लेकिन क्या वहां पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है वहां की, जो ब्यूरोक्रेसी वहां पे कोई काम नहीं करने देना चाहती, जो वहां पे शांति बहाली के अंदर अलंगा डाल रही है, क्या उसके लिए इन्होंने कुछ किया आज तक? जमीनी स्तर पर बात करो ना भाई। ये हवाई बातें हो रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इनको बुला लिया, इन्हीं मसलों से आम आदमी का सीधा सरोकार होता है। शिवम चावड़ा, क्या जवाब है आपके पास? आम जनता की बात तो आप करते हैं, लेकिन आम जनता की क्या इन समस्याओं से आप रूबरू हैं? और अगर हाँ, तो क्या समाधान निकाल पाया है अब तक आपकी पार्टी? ठीक है, सुन लीजिए। जो सालों साल पुरानी समस्या है, मैं अनूप भाई की बात से सहमत हूं। पर आप ओवरनाइट सॉल्यूशंस को अपेक्षा ना करें। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अच्छी सकारात्मक शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर में 19 के बाद में हुई है, और आपको निश्चित रूप से इसके रिजल्ट मुझे लगता है और 2 साल में देखने को मिलेंगे। इस बात के लिए मेरे को विश्वास है। लेकिन केवल मैं उनकी बात को, जो उन्होंने बात कही कि साहब जो प्रिवेलेंट करप्शन था और कहीं ना कहीं जो वो लगातार नीचे जड़ों तक फैला हुआ था, ये बात सच है। कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वहां के लोग आपको आजमा चुके हैं। और ऐसे में अगर आगे आप कुछ वादा करेंगे तो आपकी वो छवि उनकी आंखों के सामने आ जाएगी, उनका एक्सपीरियंस आंखों के सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं, हाँ, मैं आपसे 30 सेकंड का समय चाहता हूं। आई थिंक रवि भाई अभी इस पैनल पे मौजूद हैं और शायद वो बेहतर तरीके से इसको पुटअप कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर 2 परिवार किस प्रकार से वहां पे डोमिनेंट थे
और कहीं ना कहीं उनकी जिस प्रकार की सल्तनत हम कह सकते हैं, और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, कहीं ना कहीं उनकी बहुत डोमिनेंस थी और चीजों को लेकर कॉन्सेंट्रेशन भी था। जब हम कहते थे कि साहब वहां पे फंडिंग जाती थी तो वहां की क्या स्थिति होती थी, शायद वो उनकी वहां की आवाम भी जानती है, पत्रकार भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो कहीं ना कहीं 2019 के बाद में, एब्रोगेशन के बाद में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां कॉन्सेंट्रेशन किया गया है हर चीज को दे करके, केंद्र के मंत्रियों के लगातार वहां दौरे इस प्रकार से किए गए हैं। आप अगर उनका रोस्टर देखेंगे तो मुझे लगता है हर महीने शायद 2-2 केंद्रीय मंत्री वहां बायजत मौजूद थे। उनके महकमे का जो काम था उसको वहां पे सुनिश्चित किया गया और काम शुरू किया गया। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को कह दीजिएगा कि मैं गलत हूं, पर मेरा केवल एक ही मानना है कि समस्या सालों साल पुरानी है, उसका निदान भी जरूरी है। मैं अनूप भाई की बात से मैं सहमत हूं, निश्चित रूप से उस दिशा में काम हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि 1 साल के 2 साल के भीतर आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा, ये मैं कह सकता हूं। शिल्पा जी, अनूप जी बोलिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ ठीक है। शिल्पा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी हमारे 2 साल हो गए, अगस्त में हमारे 2 साल हो जाएंगे हमारे। हाँ। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये, और ये इनकी जानकारी में है। हाँ। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को जब तक नहीं बदला जाएगा बाकी प्रदेशों से, तब तक के वहाँ पे ना तो शांति बहाली हो सकती है, ना ही वहाँ पे जो है विकास की धारा बह सकती है। नंबर 1। नंबर 2, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के बाकी संगठन के लोग हैं, जिनको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी, उनसे बातचीत करना जरूरी है। ये राजनीतिक लोग तो जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं सारी चीजें। वहाँ पे जो चुनाव हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं, कैसे होनी चाहिए ये बात? इंडिपेंडेंट थे। शिवम छाबड़ा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बता दीजिए, कश्मीर एक्सपर्ट होने के नाते आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई रोड मैप है, कैसे बातचीत वहाँ के आवाम के साथ सीधे तौर पर हो सकती है? सबको दिया है यहाँ पे विकास की बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कहने के लिए किस तरह से जो है पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होना चाहिए, उसका मैंने दिया हुआ है। मेरी सबसे बातचीत होती रहती है, करता रहता हूँ, मैं देता रहता हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये 2-3 परिवार वाले फिर भी टांग आ रहते हैं, क्योंकि इनकी वहाँ पे कोई पकड़ रह नहीं गई है, इनके लिए कोई वहाँ पे बोलने वाला नहीं बचा है। ठीक है सर। और कुरैशी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुरैशी जी, 370 की बात, जब तक के उस पर संघर्ष की बात, पाकिस्तान से बात की बात एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती के मुंह से हमने सुनी, लेकिन केंद्र सरकार का स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि 370 बहाल होने का अब सवाल ही नहीं, भूल जाइए। जब तक नहीं भूलेंगे आगे कैसे बढ़िएगा सर? कुरैशी साहब, आपकी मेरी आवाज आ रही? हाँ बोलिए सर। ऐसा है जी, देखिए डायलॉग प्रोसेस को अगर शुरू करना है ना, उसमें नीयत साफ होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीयत साफ है तो मैं समझता हूं कि उसके लिए आप 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन को बहाल जब तक नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनिक प्रॉब्लम है और आप इस यूनिक प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन भी यूनिक चाहिए। हम नहीं कहते कि डायलॉग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। हमारी लीडर ने साफ शफाफ लफ्जों में कहा कि हम डायलॉग के लिए वादाबंद है, डायलॉग शुरू करेंगे जमहूरियत के साथ। पर पाकिस्तान से इसलिए मैं कहना चाहते हैं, हमारा कहना यह है कि जिससे आप शेयरिंग क्यों करते हैं? वहां तो 24 सीटें आपने यहाँ रखी हुई अभी, या तो आज ये स्टेटमेंट दे दे कि वो पार्ट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जम्मू एंड कश्मीर का। ये बीजेपी का तो आदमी ये कह दे कि हमने वो पाकिस्तान को दे दिया, बात इतनी होगी हमारे लिए। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब शिवम छाबड़ा से लेंगे और फाइनल कमेंट भी। शिवम जी, समय की कमी है, जल्दी से बताइएगा। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के नेता साहब ये कह रहे थे कि साहब उनकी नेता ने, तो उनकी नेता का तो एजेंडा पहले भी था। मैं केवल ये कह रहा हूँ जिस खुले मन की बातचीत से हम जिसको अपेक्षा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री की बैठक में गई हैं, तो जिस बयान को अभी हम सुन रहे हैं, शायद अगर आप उसको अगर आकलन कर लें तो बैठक से पहले भी महबूबा मुफ्ती का ये स्टैंड था जो बैठक के बाद में है, तो उसका कोई उसमें नई बात नहीं है। मुझे लगता है सकारात्मकता तब आती जब आप खुले मन से प्रधानमंत्री। लेकिन समस्या तो इसी बात की है ना, कभी इसका एजेंडा कभी उसका एजेंडा, बीच में फंस जाती है जनता। तो हनुमाचार्य जी, आपका फाइनल कमेंट।
पैनल का ये कि अब तक जो भी हमने पूछा 80,000 करोड़ के जो विकास की बात की थी उसका सवाल पूछा या कोई भी सवाल पूछा, वो सवाल डिरेल कर दिया गया। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक कॉल सरनेम होने के बावजूद, मतलब कश्मीर के होने के बावजूद कश्मीर की जनता को अदरिंग की बात की गई। खैर वो भी छोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है डर सिर्फ इस बात का है कि आगे चल के परिसीमन होगा। वो परिसीमन जो है वो चुनावी हित से बंधा हुआ नहीं, लोगों के हित से बंधा हुआ होना चाहिए और उसके कारण विभक्तिकरण नहीं होना चाहिए, वो बुद्धिमत्ता पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा हुआ कि अगर इस तरीके से दोनों राज्यों को अलग अलग करके तोड़ा गया तो कश्मीरियत खत्म होती है। ये सबसे बड़ा एक डर है और ये इसको खत्म होने से बचाना है। आपका फाइनल कमेंट और परिसीमन के डर पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कई बार शिल्पा होता ये है कि हम प्रकट तौर पर चिल्लाते, गुस्सा करते, आंखें तरेरते किसी और मुद्दे को लेकर हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव कुछ और होते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। ये जो परिसीमन का जो एक तकनीकी मुद्दा जो आगे फंसने वाला है, घाटी के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी आती हैं और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी आते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां, छोटी छोटी, वहाँ 60 से ज़्यादा पार्टियां वहाँ पनप रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दूसरे तीसरे दरवाजे पर वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगा हुआ है। ये जो परिसीमन है, इस वजह से मुझे लगता है कि घाटी की पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी प्रकट तौर पर हाशिए पर जा चुकी है, उसको ये डर है कि कहीं जम्मू रीजन में सीटें ज़्यादा ना हो जाएं परिसीमन पर। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर करेंगे और उस जनगणना के आधार पर जम्मू रीजन में 54 लाख के आसपास आबादी बैठती है और घाटी में 69 लाख के आसपास आबादी बैठती है। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब लद्दाख के अलग हो जाने के बाद कश्मीर घाटी के जो 10 जिले हैं और जम्मू के जो 10 जिले हैं, जम्मू के पास जम्मू का जो एरिया है वो 2.5 गुना घाटी से ज़्यादा है। और जो कश्मीरी पंडित हैं उनके बहुत सारे संगठन तो इस बात पर भी एतराज़ जता रहे हैं, खुलकर एतराज़ जता रहे हैं कि 2011 का जो जनगणना थी उसके आधार पर क्यों किया जा रहा है, जबकि जनगणना वर्ष 2021 अब सामने है। ठीक है, मुझे लगता है कि जनगणना। ठीक है, अनूप कौल आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। जहाँ तक इन्होंने अभी बड़ा अच्छा बोला पराशर साहब ने कि यहाँ परिसीमन की बात है, परिसीमन जो है वहाँ पे हो रहा है और परिसीमन के लिए ही ये सारा जो अभी जो रचा गया है पूरा, ये सारा परिसीमन पे रचा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहाँ पे हैं, हम जो वहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, ओरिजिनल बाशिंदे हैं, हम कहाँ पे हैं, हमारे लिए क्या है वहाँ पे? क्या उस परिसीमन के अंदर जो नया एक निकल के आएगा, क्या उसके अंदर कश्मीरी पंडितों का कोई जगह होगी या वजूद होगा? क्योंकि कश्मीर पंडितों के नाम पे सबने खेला, ठीक है, और सब खेलते हैं, सब खेल रहे हैं, सबने इनको जो है हर तरह से अब कम से कम ये खेल बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो 2 साल बाद शुरू हुई बात, आगे आगे देखना होता है क्या, फिलहाल करना होगा इंतजार। इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।